ब्राह्मण्स इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता। साथियों, इस कार्यक्रम को पेश करने का ब्राह्मण इंटरनेशनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कनेक्ट करना। अपने सारे प्लेटफॉर्म पे यही कवायद की जाती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ब्राह्मण इंटरनेशनल को ज्वाइन करें। साथ ही ब्राह्मण रेडियो को मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आज ब्राह्मण से संवाद में मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आनंद वर्धन जी। डॉक्टर आनंद वर्धन जी इतिहास के जानकार हैं, हिंदू इतिहास बहुत बेहतर जानते हैं, प्राचीन इतिहास, संस्कृति से जुड़े लोग हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले डॉक्टर आनंद वर्धन जी कौन हैं जानते हैं। बिहार के गया में जन्मे डॉक्टर आनंद वर्धन म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव तथा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट में सीनियर फैकल्टी हैं। पोर्सियायन गोत्रीय ब्राह्मण डॉक्टर आनंद हिंदू वास्तुकला पर विशेष पकड़ रखते हैं। आपने भारतीय डाक टिकट संग्रहालय डिजाइन किया है। आपको भारतीय विरासत अध्ययन एवं संरक्षण हेतु साल 2012 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में पंकज उपाध्याय की बातचीत। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण से संवाद में आपका स्वागत है आनंद वर्धन जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी संस्कृति से जुड़ने और यहां तक पहुंचने की यात्रा क्या रही। प्रथमतः सभी जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से आता है तो उसका जो मानस होता है वो मानस अपने परिवार की सांस्कृतिक धारा से प्रेरित होता है। जहां कर्मकांड है, जहां विधि विधान है, जहां लोकाचार है, जहां वेद है, जहां औपनिषदिक दार्शनिक वार्ताएं होती हैं, जहां का जो भंसाघर है, जो रसोई है, वह भी एक देवस्थान होता है। तो ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो बनता है पूर्णता में और जो अभिप्रेरणा की शक्ति आती है वो पारिवारिक वातावरण से आता है कि आप संस्कृति की ओर जो है अभिप्रेरित होते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि बिहार पूर्व के गया जिला और वर्तमान के औरंगाबाद जिला में देवार्क मंदिर है, भगवान भुवन भास्कर देव का मंदिर है। वो बहुत विराट मंदिर है और उत्तर भारत के जो मंदिर हमारे पास अभी भी अस्तित्वमान है उसमें पूजा पद्धति की प्राचीनता और विशेषकर जो सूर्य षष्ठी महाव्रत है, छठ पूजा जिसको आप कहते हैं, उसके दृष्टिकोण से ये सबसे विराट मंदिर है। और वो हमारे नानाओं के पौरोहित्य और चूंकि वो एक अग्रहार भूमि थी तो वो भूमि अग्रहार भी वहां का उनको प्राप्त था और पौरोहित्य भी प्राप्त था। तो उस परंपरा ने मुझे काफी प्रेरित किया कि आप मंदिर, स्थापत्य, मूर्ति कला, मूर्ति की विशिष्टताएं, मूर्तियों के संग्रह, मूर्तियों के कर्मकांडीय अभिषेक, इन सभी पद्धतियों में आप आधुनिक तरीके से दीक्षित करें। अर्थात आधार आपका आधुनिक हो लेकिन जो अभिप्रेरणा के सूत्र हैं, जो विधि के सूत्र हैं, वो प्राचीन हो। और यही वो प्रेरक बिंदु है कि मैंने इस दिशा में कार्य करना आरंभ किया। समाज में इन दिनों ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, इनकी बातों को करना किसी भी स्थिति में, किसी व्यवस्था में माकूल नहीं समझा जाता। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको पहले ये जानना होगा कि इस राष्ट्र में ब्राह्मणवाद जैसी कोई चीज नहीं थी। ब्राह्मण एक उपदेष्टा है, संस्कृति की नियामक शक्ति का नाम है। आपके जीवन और संस्कृति में जो चीजें अत्यंत उपादेय हैं, जैसे ज्योतिष है, आयुर्वेद है, आपकी आस्था की पद्धति है, ब्राह्मण उसका संरक्षक होता है। और
जो आरोप है कि ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बना दिया, आप उसको देखिए कि ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था के रूप में समस्त मानव समुदायों को एक धार्मिक और एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था में ढालने का प्रयत्न किया है। तो ये जो विरोधाभासी विचार आज आप देख रहे हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और बोस्टन और प्रिंसटन जैसे यूनिवर्सिटी शामिल हैं, वेटिकन पूरा सम्मिलित है इस डिबेट में जी। आज देश में कोई कांचा इलिया कहता है कि भारत में हिंदू हैं और अहिंदू हैं, ब्राह्मणों ने अपने उपयोग के लिए हिंदुओं का दुरुपयोग किया है, जो तथाकथित हिंदू, ये सारे प्रतिवाद यूरोपीय उस मानसिकता के परिणामता पैदा हुआ है जो सनातन का और सनातन भारत का खंडन और विखंडन चाहते हैं। आप अतीत से जुड़े हैं, अतीत के अनुसंधान की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, दर्शकों को ये बताएं कि आज के ब्राह्मण या आज के लोगों को कैसे समझाया जाए गोत्र व्यवस्था या अपनी पारंपरिक बातों में आधुनिकता के साथ रखा जाए। मैकाले की शिक्षा पद्धति और औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की निरंतरता है जी। उसने भारत में एक विद्वेषपूर्ण वातावरण तैयार किया। कारण क्या? वो शिक्षा पद्धति ही विद्वेष गर्भित थी। उसमें तप, त्याग, तितिक्षा, तपनिष्ठा और सनातन जनता के लिए ब्राह्मण की जो त्याग भावना रही है, ब्राह्मण की जो सर्वसमावेशी भावना रही है, उसकी जगह एक प्रतिकारात्मक दृष्टि को, नकारात्मक दृष्टि को जन्म देने की कोशिश की गई। आपके एनसीईआरटी में बच्चा जो 8वीं 9वीं का है, उसको आप एंटी ब्राह्मण मूवमेंट एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं कि भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन रहा है और वो आंदोलन वैज्ञानिक रहा है और वो भारत में नए परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करने वाला रहा है। तो ये जो विद्वेषात्मक जो एक शिक्षण तंत्र इस देश में खड़ा हुआ, जो अपने ही सनातनता के पुरातन, नैसर्गिक, प्रकृत्यानुकूल और सर्व मानव धर्मी जो संचेतना थी, उसको विध्वंसित कर रहा है। और इसलिए आज ब्राह्मण को एक राजनीति के तहत कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा किया गया है। पहले देखिए, आप सिद्धांत गढ़ते हैं, विचार बनाते हैं, फिर समाज में उस विचार को आप फैलाने की कोशिश करते हैं राजनीतिक माध्यमों से। तो आज इसको समझना होगा कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ शक्तियां हैं जो ब्राह्मण बनाम अन्य भारतीय समाज का संघर्ष देखना चाहती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस समय सबसे ज्यादा आपको चुनौती किस तरीके की लगती है कि संस्कृति को बचाने की और यूथ से जोड़ने का तालमेल कैसे बैठा पाते हैं आप अपने काम को करते हुए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृति एक प्रवाहमान शक्ति होती है। गंगा गंगोत्री से चलती है, बहुत सारे नदियों के जल को वो अपने में सम्मिलित करती चलती है, तटों का परिवर्तन करती है, अलग अलग भूखंडों से बहती है और सागर को मिलती है। संस्कृति गंगा की तरह होती है, लेकिन जिस गंगोत्री से चली है वहां से यदि गंगा कट जाए, उस ग्लेशियर से कट जाए, तो क्या गंगा इतनी ही, जिसको हम पतित पावन गंगा कहते हैं, नदीश्वरी गंगा कहते हैं, वह गंगा अपनी उस मौलिकता को, अपनी पवित्रता को बनाए रखने में सक्षम होगी? इस राष्ट्र का जो मूल है वैदिक सिद्धांत, और उस वैदिक सिद्धांत के प्रणयन में, उसके भाष्य में, उसके वैज्ञानिक विमर्श में, संस्कारों को समाज में प्रतिष्ठापित करने में और मानव जीवन को एक सुखदायी संकल्पना में परिणित करने में ब्राह्मण का जो अप्रतिम अद्वितीय योगदान है और अप्रतिहत योगदान है, वह संस्कार सिद्ध योगदान है। और वह समय सापेक्ष है, वो समय निरपेक्ष नहीं है। हम समय के अनुसार उन संस्कारों का अनुकूलन करते हैं। तो आज सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की है कि जो हमारा मूल है, हमारा जो मूल स्वर है, जो हमारी संस्कृति और जीवन का जो मूल स्वर है, वह वेद मंत्र का स्वर, वह गोत्र परंपरा का स्वर, वह ऋचाओं का स्वर, हमारी मंत्र ध्वनि का स्वर, हमारे योग का स्वर, हमारे आयुर्वेद का स्वर, हमारे वेदांत दर्शन का स्वर, न्याय के पदार्थ मीमांसा का चिंतन, हमारे
कंप्यूटर और अंतरिक्ष के शोध, इन सब विषयों के कोई प्रतिकूल नहीं है। ये हमारे जीवन और जीवन की वैज्ञानिक अवधारणा को संपुष्ट करने वाले तत्व हैं। इनमें कतिपय कोई विरोधाभास नहीं है। जो पुरातनता है उसका आधुनिकता के साथ वही संबंध है जो किसी बहुत बड़े अट्टालिका का उसके अधिष्ठान से होता है। इस समय ब्राह्मणों की स्थिति और प्राचीन ब्राह्मणों के समय में ब्राह्मणों की स्थिति में क्या अंतर आप पाते हैं और उनको क्या करने की जरूरत है फिर से स्थापित होने के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की दो पक्षीय व्याख्या होनी चाहिए। जहां तक ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसमें ह्रास हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों ह्रास हुआ है, इस पर भी चिंतन की जरूरत है, प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूज्य था उसका एक बड़ा कारण था उसके जीवन का सांस्कारिक पक्ष, उसका चारित्रिक पक्ष, उसका मानस धर्म, उसकी धर्मनिष्ठा, उसकी सनातन निष्ठा, उसकी राष्ट्रनिष्ठा, और उसमें वह एक सामाजिक नायक और सामाजिक देवत्व की स्थिति को प्राप्त कर गया था। कहीं ना कहीं आधुनिकता, नगरीकरण और जो आधुनिक समय में सांप्रतिक काल में जो जीवन के आदर्शों में परिवर्तन हुआ है, उसमें ब्राह्मण ने जो उसकी भूमिका थी, जो हम कहते थे कि पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पौरोहित्य भी और सेनापतित्व भी, ये दोनों आदर्शों को स्थापित करने वाला जो ब्राह्मण है, उसके चरित्र बल में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखाई पड़ने लगी है। आप मांस, मत्स्याहार, मदिरा, इन चीजों को ग्रहण करके आपने अपना सामान्यीकरण कर लिया है। जब आप सामान्यीकरण कर लेंगे तो विशिष्ट कैसे रहेंगे? यदि हम चाहते हैं कि हम पुनः उस देवतुल्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करें तो देवतुल्य चरित्र का परिग्रहण उसी रूप में करना होगा जिसको कौटिल्य ने, कण्णाद ने, गौतम ने, अत्रि ने, वशिष्ठ ने कभी प्राप्त किया था। ब्राह्मण को किन 5 ब्राह्मण शासकों को आदर्श मानना चाहिए? पहले आदर्श निश्चित रूप से पुष्यमित्र शुंग है, जिन्होंने कहा औदभिज सेनानी काश्यपो द्विज, अपने काश्यप गोत्र पर और सेनानी द्विज होने पर राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने, ऐतिहासिक चरित्रों में कह रहा हूं, परशुराम को तो हम लोग भगवान मानते हैं, इसलिए हम शासक की श्रेणी में नहीं ला सकते। वो हमारे भगवान है, अंतः प्राण है, हमारे आत्मा है, अंतःकरण है, हमारे मानस की शक्ति है, हमारी चैतन्य है, हमारी चेतना है, संचेतना है। लेकिन प्रथम शासक जिसने ब्राह्मण गर्व को प्रतिष्ठापित किया है वो पुष्यमित्र शुंग है। और सातवाहन शासकों में गौतमी पुत्र शातकर्णी है, जिनका भी इस राष्ट्र रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। ये 2 शासक हमारे अत्यंत प्राचीन काल के हैं। बहुत लोग विरोध करते हैं कि जो गुप्त शासक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, वो गुप्त थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोप्ता शब्द यानी कि पृथ्वी का जो पालनकर्ता रक्षा है, उससे गुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, तो क्या वो वैश्य थे? नहीं, वो ब्राह्मण थे। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये ब्राह्मण ही थे। इन्होंने, गुप्त शासकों ने भी ब्राह्मण औदार्य और ब्राह्मण चरित्र को बहुत बड़ा किया है। मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम लेना चाहूंगा, 22 युद्ध जीतने वाले। वो परिसीमित समय है, लेकिन जिस मेधा, जिस शक्ति, जिस वीरता का उन्होंने परिचय दिया, वो सनातन धर्म को भारत में, इस दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में प्रतिष्ठित करने की बात थी। उसके बाद बाजीराव पेशवा, जिनकी सनातनता मृत नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हम कैलाश से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भगवा ध्वज लहराना चाहते हैं। और काशी में ब्राह्मण राज्य के संस्थापक ब्राह्मणाधिपति द्विजराज, जिन्होंने भारत की आत्मा काशी को मुक्त किया करने का संकल्प लिया, काशी को मुक्त किया, और उसके साथ जो है उन्होंने प्रयाग की मुक्ति के लिए भी संघर्ष किया। और पहली बार 550 वर्षों के बाद तकरीबन मुगल मुंसबदार को उन्होंने भदोई और गोपीगंज के बीच में परास्त करके दिखाया। इस प्रकार से ब्राह्मण शासकों के अनेक नाम हैं। गया की मुक्ति करने वाले ब्राह्मण शासक त्रिभुवन सिंह, और उसके बाद जो टिकारी गया के शासक सुंदर सिंह थे, जिन्होंने अलीवर्दी खां तक को, बंगाल को पराजित किया। ये शासकों ने ये प्रमाणित किया कि ब्राह्मण राष्ट्र रक्षा यज्ञ में परम होता है, परम उद्गाता है। इन व्यवस्थाओं में रह के
ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए आप क्या कुछ कर पाते हैं व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, मैं पहले तो सामाजिक अभिप्रेरणा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। एक सभी ब्राह्मणों में एक बंधुत्व का भाव होना चाहिए। ब्राह्मण तभी उत्कर्ष पर था, इसको विदेशी इतिहासकारों ने भी कहा था, जब उनके अंदर क्लैन फ्रेटर्निटी, हम ब्राह्मण हैं, यह बोध बहुत गहरा था, गरिमा था, और उपभेद उपजाति को लेकर कोई संघर्ष नहीं था। तो एक समग्र एकता का सूत्र जो है, उसको हमें संदेश के रूप में उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक उसको संप्रसारित करना पड़ेगा। और मैं इसको अपने जीवन का एक उद्देश्य मानता हूं कि ये भाव सभी लोगों में भरना चाहिए। दूसरा है कि मैं ब्राह्मण को, चाहे वो किसी स्तर पे हो, कृषक हो, तो मैं वो संदेश देता हूं कि आप कर्षण का कार्य, आप कृषि का कार्य भी ऐसा करिए कि दूसरा व्यक्ति को लगे मुझे इनका अनुगामी बनना चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हैं तो मैं विद्या के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित एक शिक्षक के रूप में करता हूं। एक सामाजिक सचेतक तो स्वयं को नहीं कर सकता, लेकिन समाज में जीने के कारण जहां कहीं भी इस वर्ग के लोग मिलते हैं, उनके अंदर एकता के भाव को भरने का प्रयत्न करता हूं, और उनके अंदर जो शास्त्र बोध है उसको गहरा बनाने के लिए मैं उनको अभिप्रेरित करता हूं कि माताएं जो है वो बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर जो है ब्राह्मणोचित जो संस्कार है उसको भरने का प्रयत्न करें। आज बहुत बच्चे जानते भी नहीं है कि ब्राह्मण वर्ण क्या होता है। आप गोत्र परंपरा की बात कर रहे थे, तो ये चीजें विस्मृत न हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में शुचिता, पवित्रता और ब्राह्मणत्व को केवल और केवल धन से नहीं बनाए रखा जा सकता है, आत्मसंकल्प से बनाए रखा जाता है। और इसके लिए आपके जीवन में धनार्जन का मार्ग क्या है और कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप कितने आत्मसंकल्पित हैं, कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी भाषा ब्राह्मणोचित हो, ब्राह्मणादर्शों पर आधारित हो। विश्वास है ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। लोगों तक, रिश्तेदारों तक, मिलने जुलने वालों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बातें हर एक ब्राह्मण तक जानी चाहिए जिसे ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी है, ब्राह्मण बनना है। हम इस कड़ी में अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं। तब तक आप बहुत ध्यान से रहें। आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।